आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें गिवन होगी उससे मैट्रिक्स कैसे बनानी है, रैंक कैसे निकलेगी, सिग्नेचर कैसे निकलेगा, इंडेक्स कैसे निकलेगा और वैल्यू क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नेचर बताना होगा, लाइक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है या फिर पॉजिटिव डेफिनेट है एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स से। तो इंडेक्स क्या होता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़। जितनी भी आइगन वैल्यूज़ हैं उसमें से हम काउंट करेंगे कि पॉजिटिव कितनी है, वो हमारा इंडेक्स कहलाएगा और इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है सिग्नेचर। सो सिग्नेचर इज़ नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज़। पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ में से नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ को p से रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ को n से। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया p माइनस n। एक और फॉर्मूला है जो कि इंडेक्स से रिलेटेड है, दैट इज़ 2p माइनस r। मतलब 2 टाइम्स कर देंगे हम इंडेक्स का और r से, मतलब r यहाँ पर क्या है, r इज़ रैंक और उसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब 2 टाइम्स करेंगे इंडेक्स का और रैंक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से माइनस r कर देंगे तो भी हमें सिग्नेचर मिल जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूलेज हैं। ये वाला हो गया फर्स्ट, दिस इज सेकंड। रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज होंगी वो हम काउंट कर लेंगे और वो उसकी रैंक कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वैल्यू क्लास पे। सो ये है हमारे पास, सबसे पहली होती है पॉजिटिव डेफिनेट, सेकेंड वन इज़ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, थर्ड वन इज़ नेगेटिव डेफिनेट, फोर्थ इज़ नेगेटिव सेमी डेफिनेट एंड फिफ्थ वन इज़ इनडेफिनेट। सो पॉजिटिव डेफिनेट में पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ होंगी, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में पॉजिटिव एंड ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव डेफिनेट में नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ होंगी और अगर नेगेटिव सेमी डेफिनेट मतलब नेगेटिव और ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ हैं तो नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो जाएगा और इनडेफिनेट में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ अगर दोनों हैं तो इनडेफिनेट का केस हो जाएगा। तो ये होती है हमारे पास वैल्यू क्लास। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है उसका लिखने का वे क्या होता है? एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, विच इज़, अगर मान लेते हैं ये इसमें हमारे पास x1 x2 x3 है, ये हमारी मैट्रिक्स ए हो गई एंड दिस इज़ x1 x2 x3। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाता है। ठीक है, ये फॉर्म आपको याद रखनी है, एक्स टी ए एक्स। अब हमारे पास मान लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो गिवन है 3x² माइनस 2y² माइनस z² प्लस 12yz प्लस 8xz माइनस का 4xy। 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? दिस विल बी x y z x y z। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x² हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स जेड हो जाएगा। तो वही हमें सेम कोएफिशिएंट देखना है यहाँ। इससे हम टर्म्स का, जैसे कि वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स जेड का क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एंट्रीज फिल करेंगे। जैसे कि पहला हमारे पास आ रहा है x² और ये है यहाँ पर 3x², तो कितना कोएफिशिएंट है x² का? 3। उसके बाद है y², इसका कोएफिशिएंट कितना है? -2। तो y² आपको इस पोजीशन पे मिलेगा, y इंटू वाई, तो ये जा रहा है, ये हो जाएगा y²। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2। z² का भी देख लेते हैं, दैट इज़ -1, तो z आपका इस वाली एंट्री पे जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद देखिए, अगर मैं एक्स वाई टर्म की बात करूँ तो हमें यहाँ पर ये वाली जो टर्म्स हैं, चाहे एक्स वाई हो चाहे वाई एक्स हो, एक ही बात है, तो ये हमें 2 पोजीशंस पे मिलेंगी। एक तो ये वाली पोजीशन हो गई हमारी एक्स वाई की
और ये वाली पोजीशन हो गई वाई एक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म तो एक ही होगी, जैसे कि एक्स वाई की ये रही -4xy, तो आपको क्या करना है, हाफ इधर लिख देना है, मतलब -4 का हाफ कितना हो जाएगा, -2 दिस विल मेक -4, -2 इधर लिख देंगे और -2 इधर लिख देंगे। उसके बाद ये वाली जो फॉर्म है ये है ZX, और एक फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी ZX की। तो यहाँ से देख लो 8 है, तो 4 आप आधा इधर दे दो और आधा इधर, तो 4 4 8 हो जाएगा। लास्ट YZ की ये रही ZY की, और ये है YZ की, ये 12 है, तो हाफ हाफ कर देते हैं 6 और 6, तो ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। ओके, तो क्या करा है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उस पर x² y² और z² फॉर्म होता है, जो कि एक ही बार आता है, तो वो हम पूरा एज इट इज़ लिख देते हैं। बट बाकी की जो टर्म्स हैं वो 2 बार हो जाती हैं, लाइक XY YX एक ही बात है, तो जो उसका कोएफिशिएंट होता है उसको हम हाफ हाफ करके लिख देते हैं। अब आप उसको देखोगे तो ये मैट्रिक्स कैसी है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा आपको मिलेगी, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। और हम जो फाइंड करने वाले हैं आगे सिग्नेचर इंडेक्स वगैरह, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे ही निकलता है। तो ऑलरेडी इससे जब हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से जब हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं तो ऑलरेडी हमें एक जो मैट्रिक्स मिलती है वो सिमेट्रिक के फॉर्म में ही मिल जाती है। ओके, और नहीं हो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक, तो आप उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बना सकते हैं हाफ हाफ करके। अब एक बार इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, दैट इज़ 3 -2 4 -2 -2 6 4 6 -1 अलॉन्ग रो 1 इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सो दिस विल बी 3 + 2 -3 3 30 सॉरी 6 6 36 +2 एंड ये वाला एक्सपेंशन हो जाएगा +2 26 4 24 +4 and -12 and +4 to the 8. This will be 3 34 +2 and 22 +4 -4 4 3 is 12 का 2 1 carry 9 1 10 -44 4 4 the 16 minus plus 4 5 6 4 1 -16 6 6 12 का 2 1 carry 5 6 and 1 -162. So this is not equals to 0. That means कि रैंक क्या आ रही है हमारे पास, रैंक आ रही है 3. नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये एक ब्लॉक लेंगे, चेक करेंगे कि वो उसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है। देन हम 2x2 का ब्लॉक लेंगे, देन हम 3x3 का ब्लॉक लेंगे। उससे हम फाइंड करेंगे कि हमारी आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी या फिर नेगेटिव। जब हम सिंपल 3 ले रहे हैं तो आंसर आ गया 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू हमें मिलेगा। देन 2x2 का चेक कर लेते हैं, दिस इज़ 3 -2 -2 -2, दिस विल बी -6 + 4 2 to the 4 3 to the 6 -6, ओके, सो दिस विल बी 2 माइनस का 2। ये हमारे पास एक हमें नेगेटिव का आइगन वैल्यू मिल सकता है। और जब हम 3 का चेक करेंगे, सो ये हमने अभी सॉल्व किया है, दिस इज़ ऑल्सो लेस देन 0, तो एक नेगेटिव का मिल रहा है। तो हमारे पास जो p की वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ जो हमें मिलेंगे, दिस इज़ 1, n की वैल्यू 2 नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ मिलेंगे, रैंक हमारे पास 3 आ रही है। तो इन तीनों की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं हमारा जो इंडेक्स हो जाएगा, इंडेक्स मतलब नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ विल बी 1, देन सिग्नेचर हो जाएगा p - n, दैट इज़ 1 माइनस, ओके, -2 मिल रहा है यहाँ पर हमें, सो दिस विल बी -1। और जो दूसरा फॉर्मूला था हमारा, इसको छोड़कर कि दैट इंडेक्स का ट्वाइस कर दो, जो भी हमारे पास इंडेक्स आ रहा है उसका ट्वाइस कर देंगे और रैंक से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका भी आंसर हमें सेम मिलेगा 2 टाइम्स इंडेक्स क्या है हमारे पास 1 माइनस का रैंक हमारे पास 3 आया था, एंड दिस इज़ ऑल्सो -1, तो दोनों सेम आ रहे हैं, किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम।
तो इंडेक्स हो गया, सिग्नेचर हो गया, रैंक हो गई। उसके बाद आता है वैल्यू क्लास। वैल्यू क्लास में भी आइगन वैल्यूज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर से हमें पता चलता था। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव भी मिल रही है और नेगेटिव भी मिल रही है। इसका मतलब नेचर कैसा है? इनडेफिनिट। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स जो CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उनकी डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि एक टॉपिक है हमारे पास आइसोमॉर्फिक। ओके, सो आइसोमॉर्फिक, दो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आपके पास हैं और आपको ये बताना है कि वो आपस में आइसोमॉर्फिक हैं ओवर आर रियल और ओवर कॉम्प्लेक्स। तो हम किस तरीके से बताएंगे? सो फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास है, अगर दो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ओवर आर आइसोमॉर्फिक हैं तो उनका जो रैंक होगा वो सेम होना चाहिए, सेम रैंक एंड सेम सिग्नेचर। ठीक है। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की तो उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, रैंक सेम अगर हो जाता है तो मैट्रिक्स ओवर सी जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, बट इन केस ऑफ आर इन दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या हम अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है एक हमारे पास और वो 4 वेरिएबल्स की है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास 10 वेरिएबल्स की है, तो क्या ये दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आपस में आइसोमॉर्फिक हो सकती हैं? ठीक है। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि वो हो जाएं आपस में आइसोमॉर्फिक और ये भी हो सकता है कि ना हो। अगर हम बात करें ओवर आर के केस में तो ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं कि रैंक भी सेम आ जाए दोनों मैट्रिक्स का और सिग्नेचर भी सेम आ जाए, तब तो वो आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगी। तो इन्हीं दोनों स्टेटमेंट से और रिजल्ट से हम चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्म में 4 वेरिएबल हों या 10 वेरिएबल हों या उससे ज़्यादा हों, हम यही दोनों चीज़ें चेक करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हमने ले ली आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4। अब इसका जो रैंक है वो भी हमें पता है कि 4 है और सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो वो भी 4 है क्योंकि चारों आइगन वैल्यूज़ 1 होती हैं और चारों ही पॉजिटिव होती हैं। अब मैं दूसरे क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करूं जिसमें हमारी जो मैट्रिक्स है जिसमें 10 वेरिएबल्स हैं और उसमें से 4 मतलब I4 4x4 तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, बाकी हम 0 0 0 ले लेते हैं। तो ये किस में है? ये जो मैट्रिक्स मैंने बताई ये 10x10 की है, बट अगर मैं रैंक की बात करूं तो ये इसकी 4 है, सिग्नेचर भी हमारा इसका कैसा होगा? 4 ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो बेशक से वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, दोनों ही मतलब डिफरेंस है क्वाड्रेटिक फॉर्म की वेरिएबल्स में, बट रैंक और सिग्नेचर बराबर होने की वजह से हम ओवर आर ये बोल पाएंगे कि आइसोमॉर्फिक है और ओवर कॉम्प्लेक्स भी ये बोल पाएंगे कि आइसोमॉर्फिक है जस्ट बिकॉज ऑफ रैंक। नाउ सेम गोज विद द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अगर आप बोल रहे हो कि B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू A, ओके, सो यही सेम डेफिनेशन फिर से अप्लाई हो जाती है अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है आपस में। दैट मीन्स कि इनका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो आपस में इक्वलेंट है, इक्वलेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म। एंड क्योंकि इक्वलेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म है अगर, तो वही सेम कॉन्सेप्ट वापस से आ जाएगा, रैंक और सिग्नेचर का दोनों सेम है ओवर आर, और सिर्फ रैंक होगा तो ओवर कॉम्प्लेक्स की बात भी की जा सकती है कि अगर रैंक और सिग्नेचर सेम है दो मैट्रिक्स के जिनका भी क्वाड्रेटिक फॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो आपस में उनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की सारी चीज़ें और कुछ CSIR में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।